आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम VB.NET में नेस्टेड इफ देन एंड इफ स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। किसी एक इफ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट के साथ कोई दूसरा इफ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट यूज करना ही नेस्टेड इफ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। कहने से मतलब है कोई एक इफ स्टेटमेंट के एंड इफ क्लोज होने से पहले उसके अंदर ही कोई दूसरा इफ देन स्टेटमेंट यूज करना ही नेस्टेड इफ देन एंड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक इफ है, अब उस इफ के बिना एल्स और एंड इफ हुए ही उसी के अंदर अगर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वह नेस्टेड इफ देन स्टेटमेंट कहलाता है। क्लियर? देखते हैं हम उसका सिंटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहला इफ के बाद आप पहला कंडीशन दोगे, जो भी कंडीशन दे रहे हो, यदि वह कंडीशन सही होता है तो कंट्रोल हमारा उसके नीचे जाएगा। अब उसके नीचे जाएगा तब उसके नीचे फिर से अगर कुछ स्टेटमेंट आप यहां पे देना चाहो तो इसके नीचे यहां दे सकते हो, और नहीं तो फिर अगला कंडीशन, फिर से अगला इफ दे देंगे हम। अब वो अगला कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, पहला कंडीशन चेक करेगा, यदि पहला ट्रू होता है तो कंट्रोल उसके अंदर जाएगा, और उसके अंदर जाएगा तब वो अगला कंडीशन चेक करेगा। यदि अगला कंडीशन भी ट्रू होता है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि अगला कंडीशन भी फॉल्स होता है तो उसका फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये जो है आपका, ये है आपका आउटर कंडीशन। ये क्या है आपका? आउटर कंडीशन। और ये क्या है आपका? इनर कंडीशन है ये। ठीक है, ये है आपका इनर। और ये जो इल्स है, ये इल्स भी किसका है? इनर का इल्स है। सबसे पहले इनर क्लोज होगा, इनर एल्स। ठीक है, और ए एंड इफ भी किसका है? ए एंड इफ भी इनर का एंड इफ है। इनर एंड इफ। ठीक है, और ए इल सब किसका है? आपका आउटर का इफ एल्स है। और इसके बाद ए एंड इफ है आपका आउटर का एंड इफ है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले अगर आउटर कंडीशन सही होता है तो कंट्रोल इनर कंडीशन मतलब कंडीशन नंबर 2 पे जाएगा। यदि इनर कंडीशन भी सही होता है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यदि आउटर सही होता है तो इनर में जाएगा, लेकिन इनर फॉल्स हो जाता है तो इनर का फॉल्स स्टेटमेंट जो होगा, फॉल्स ब्लॉक होगा, वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एंड इफ होगा। और यदि पहला कंडीशन हमारा आउटर कंडीशन ही फॉल्स होता है तो इनर का ना ट्रू चेक करेगा ना फॉल्स, सीधे कंट्रोल कहां जाएगा? आउटर के एल्स में। और आउटर के एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा, या हम और कंडीशन देना चाहें इसके अंदर तो और इफ दे सकते हैं, तो उस कंडीशन को चेक करेगा और लास्ट में क्लोज हो जाएगा। क्लियर? एक बार और देखें तो आउटर चेक करेगा, आउटर ट्रू होगा तो इनर में जाएगा, और इनर ट्रू होगा तो इनर का ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इनर फॉल्स होगा तो इनर का फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आउटर ही फॉल्स होता है तो इनर को चेक ही नहीं करेगा, सीधे आउटर के एल्स में जाएगा, और आउटर के एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा या जो कंडीशन होगा उनको एग्जीक्यूट करेगा, और एंड इफ से जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल है हमारा, उस कंट्रोल से हम बाहर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि कोई भी पर्सन है
वह पर्सन मैरिज के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जैसा आपको पता ही है कि यदि मेल है और एज 21 से ज्यादा है तो एलिजिबल है, यदि फीमेल है तो 18 से ज्यादा है तो एलिजिबल है। ठीक है, चलते हैं हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं। यहां से विंडो फॉर्मेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है, देन यहां से ओके डिजाइन कर लेते हैं। इसमें हम लेबल लेंगे जिसमें लिखेंगे इंटर योर जेंडर। इसमें आपको जेंडर ऐड करना है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं हम, जिसमें ले लेंगे हम इंटर योर एज। ठीक है, दोनों को स्टोर कराने के लिए दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हम। अब यहां पे एक रिजल्ट के लिए लेबल ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। लेबल में मैसेज दिखाएगा कि अगर एलिजिबल है तो एलिजिबल, नहीं है तो नहीं। और दो बटन ले लेंगे, एक बटन होगा हमारा ओके का और एक बटन ले लेते हैं हम कैंसिल के लिए। ठीक है, सबका फॉर्मेटिंग में जल्दी से सेम टाइप से ही कर देता हूं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हुए। बाकी इन कंट्रोल्स का मैंने पहले ही बता चुका है, पूरा प्रॉपर्टीज मेथड। इसके बाद फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, लेबल को हम खाली कर देते हैं अभी फिलहाल। अब चलते हैं हम कोडिंग पे। तो पहले डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल। तो पहला जो होगा जेंडर होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो डिम GN एज, डिम लिखना है यहां, डिम GN एज इन स्ट्रिंग। और दूसरा होगा एज इंटीजर। ठीक है, अब चलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स में। पहला टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, जेन इक्वल टू स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग है तो। देन यहां पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, या तो इसको नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जेंडर इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा जो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, जेंडर में। किस टाइप का स्टोर होगा, वो स्ट्रिंग टाइप में, टेक्स्ट में स्टोर करेगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 में हम एज इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। क्लियर है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जेंडर में स्टोर होगा और 2 का एज में स्टोर होगा। अब आते हैं हम बटन पे, कंडीशन चेक करना है हमको। तो सबसे पहला, यदि जेंडर इक्वल मेल, कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है, तो मैं और करके दोनों चेक कर लेता हूं। जेंडर इक्वल मेल। देन यदि जेंडर क्या कैपिटल या स्मॉल, किसी में भी अगर आपने मेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला कंडीशन, और एज ग्रेटर देन और इक्वल हो 21 के। देन लेबल 3 में हमको मैसेज देना है, तो लेबल 3 डॉट
टेक्स्ट इक्वल यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है, अदरवाइज लेवल 3 में क्या आ जाएगा आपका, यू आर नॉट एलिजिबल, नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है ना, यदि जेंडर मेल होगा और एज किससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैरिज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और अदरवाइज अगर जेंडर मेल नहीं होगा तो मैं बांटता हूं फीमेल ही, जनरली हम दो को मान के चलते हैं यहाँ पे, मेल या फीमेल, तो नहीं होगा तो अदरवाइज इसका इल्स आएगा किसका, आउटर का, आउटर के इल्स इंड इफ के बाद आएगा इनर के इंड इफ के। तो यहां पे एल्स अगला कंडीशन, एज हम पहले तो हमने मेल के लिए चेक किया है एज 21, और दूसरा हमको फीमेल के लिए चेक करना है। यदि मेल नहीं होगा तो डिफॉल्ट रूप से हम फीमेल मानते हैं, लेकिन फीमेल का, फीमेल का एज कितना होना चाहिए, 21 से 18 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहां से। बस यहां पे चेंज ये करना है हमको, एज को, एज क्या हो 18। क्लियर, तो समझिए यहां पे देखिए, सबसे पहले जेंडर को चेक करेंगे, यदि जेंडर मेल हुआ और एज 21 से ज्यादा, दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। अब मान लो जेंडर मेल हुआ लेकिन एज 21 से ज्यादा नहीं हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। और यदि जेंडर मेल नहीं हुआ तो डिफॉल्ट रूप से कुछ भी हो सकता है, तो डिफॉल्ट रूप से हम मेल या फीमेल दो ही ऑप्शन मान के चलते हैं इनपुट करने के लिए, है ना। तो यदि जेंडर मान लो फीमेल हो गया और एज 18 से ज्यादा हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, और यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। और अगर 18 से ज्यादा नहीं हुआ, कुछ भी होता है, तो क्या दिखा दे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। चलते हैं, यहां पे मैं एक थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं ओनली मेल और फीमेल, तो क्लियर रहेगा, मेल और फीमेल। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं हम। क्लियर, अब इसको डिबग करते हैं, रन करते हैं। देखिए ये फॉर्म नहीं रन हो रहा होगा, पिछला हो रहा होगा, तो हमको जाके प्रोजेक्ट से चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टअप फॉर्म को फॉर्म 4 करना होगा। अब चलते हैं सेकेंड। ठीक है, स्टार्टअप फॉर्म 4 को कर लिए, अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए, मान लो यहां पे मैंने इनपुट में दे दिया मेल, एज दे दिया 25, देखो यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। और मान लो एज को मैं कर देता हूं यहां पे 21, तो भी यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज ही आएगा, लेकिन अगर हम कर देते हैं क्या 20, देखो नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर हम फीमेल कर देते हैं, फीमेल, और एज को कर देते हैं 15, एक सेकेंड फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हमने गलत इनपुट किया इसलिए वहां पे। देखो यहां पे हम कर देते हैं फीमेल और एज को दे देते हैं 15। अब करते हैं, देखो नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, लेकिन अगर हम 18 दे दें तो देखो यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर लेकिन मेल रहेगा ये तो यहाँ पे नो दिखाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका नेस्टेड इफ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट।